नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित साहित्य शास्त्र का भाग 3 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे काव्य हेतु के बारे में। प्रतिभा जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे काव्य हेतु, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले हम 77 क्लासेस ले चुके हैं यूजीसी नेट से संबंधित। अगर आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर चेक कर लें, आपको सभी वीडियो वहाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे हेतु का अर्थ क्या होता है। काव्य हेतु जो है ये इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शाब्दिक अर्थ समझने से पहले हमें समझना होगा कि हेतु का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण, यानी काव्य हेतु का अर्थ हुआ इस आधार पर कि काव्य की उत्पत्ति का कारण क्या है, और किसी व्यक्ति में काव्य रचना की जो सामर्थ्य है वो उत्पन्न कर देने वाला कोई कारण है भी या नहीं है, या उत्पन्न कर देने वाले कोई जो कारण है उसी को ही हम काव्य हेतु कहेंगे। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो ऐसे कह सकते हैं कि काव्य कार्य है और हेतु जो है वो कारण है। तो बाबू गुलाबराज जी ने कहा ही है कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। तो यानी वो कारण जो कवि की काव्य रचना में सहायक हो, सहायता करें, उन्हें हम काव्य हेतु कहेंगे। और काव्य के निमित्त कारण को काव्य हेतु कहा जाता है। आप सामान्य शब्दों में ऐसे याद करें कि काव्य के निमित्त जो भी कारण होता है उसी को ही काव्य हेतु कहा जाता है। और काव्य रचना कर सकने की जो सामर्थ्य होती है वो हर व्यक्ति में वैसे नहीं होती है। तो जो व्यक्ति होता है वो जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को और कहे विलक्षण और व्यंजनात्मक जो अभिव्यक्ति होती है अपनी भावनाओं की, वो अभिव्यक्त कर सकता है, वो ही कवि हो सकता है। तो क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति जो है वो साधारण जो लोग होंगे उनसे बिल्कुल अलग होती है। तो जो काव्य हेतु है, तो काव्य हेतु का तात्पर्य यही होगा कारण, और जो काव्य के निमित्त किस में इतना सामर्थ्य है, इसमें किस में इतनी क्षमता है, प्रतिभा है कि वो काव्य लिख सके, तो वही काव्य हेतु कहलाएगा। वैसे काव्य हेतु, पारुल जी गुड मॉर्निंग। तो एक बात देख लेते हैं काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन में अंतर। वैसे तो हम बाद में डिस्कस काव्य प्रयोजन करेंगे आज शाम की क्लास में। तो काव्य हेतु का तात्पर्य है कि काव्य की रचना कर सकने में सामर्थ्य बनाने के कारण क्या है। तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि काव्य जो है उसकी रचना करने की क्षमता किसमें कितनी है, ये ही काव्य हेतु है। लेकिन जो काव्य प्रयोजन होता है, काव्य प्रयोजन में ये होता है कि काव्य रचना हमने की है उससे हमें लाभ क्या हो रहा है, तो वो हम काव्य प्रयोजन के अंतर्गत आता है। तो वो तो हम शाम को डिस्कस करेंगे। अभी हम काव्य हेतु देख ले। ये एक साधारण मैंने जानकारी दी जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि काव्य हेतु क्या है, काव्य प्रयोजन क्या है। तो काव्य हेतु का तात्पर्य उन साधनों से है जो कवि को कविता रच सकने में मदद करते हैं या सक्षम बनाते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कुछ भारतीय काव्य शास्त्र में निरूपित काव्य हेतु कितने हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतुओं पर पर्याप्त विचार किया गया है और 3 काव्य हेतु माने गए हैं। कौन कौन से? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। हम इसी क्रम में आज इनको अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे भारतीय जो विद्वान हुए हैं उनके बारे में भी कि उन्होंने क्या क्या कौन सा सूत्र दिया है, उनके सूत्र का अर्थ क्या है। तो काव्य हेतुओं पर सर्वप्रथम अग्नि पुराण में विचार किया गया था। तो और प्रतिभा, वेद, ज्ञान और लोक व्यवहार को काव्य हेतु के रूप में उसी में ही स्वीकार किया गया था। उस पर कहा गया था कि नृत्यम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुलभा, और कवित्वम दुर्लभा तत्र और शक्ति दुर्लभा। तो ये करके कुछ उसमें दिया गया था श्लोक। तो इसका अर्थ क्या है कि लोक में नृत्य दुर्लभ है और उसमें विद्वान नर होना दुर्लभ है। तो कवित्व परम दुर्लभ है और कविता करने की जो शक्ति है वो उससे भी और अधिक दुर्लभ है। तो वहां पे ही सबसे पहले बात की गई इसी सूत्र के द्वारा, इसी श्लोक के द्वारा कि
काव्य प्रतिभा जो है, काव्य हेतु जो है, उसकी बात की गई यहाँ पे। तो अब हम देख लेते हैं कुछ संस्कृत आचार्यों के काव्य हेतु से संबंधित मत उनके क्या रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आचार्य भामा की। तो आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में स्वीकार किया है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में सामर्थ हो जाती है, उनका ऐसा मानना था। और उन्होंने सूत्र जो दिया था, उन्होंने श्लोक जो दिया था वो नीचे दिया गया है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि पूछे जाते हैं बार बार प्रश्न इन्हीं से ही आते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ तो आता नहीं है, तो यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भामा थे उन्होंने ही, किंतु काव्य को किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है, ऐसा उनका मानना था कि जो प्रतिभा है किसी के अंदर तो ही वो काव्य रचना कर सकता है, अर्थात नहीं, अन्यथा नहीं कर सकता। तो प्रतिभा जो थे, सॉरी भामा जो थे, वो प्रतिभा को ही काव्य का प्रधान हेतु स्वीकार करते थे, जैसा कि हम श्लोक से देखेंगे। तो लेकिन एक अन्य श्लोक भी उनका है जो जिसे वो स्वीकार करते हैं कि शब्द शास्त्र को जानने वाले की सेवा और उपासना करके, शब्द का और शब्दार्थ का ज्ञान करके और अन्य कवियों के कवित्व का अध्ययन करके भी काव्य रचना में प्रवृत्त होना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने एक अलग श्लोक में भी कहा था। तो हम स्पष्टता समझ सकते हैं कि भामा प्रतिभा के साथ साथ शब्द शास्त्र पर और अभ्यास को भी काव्य हेतुओं में स्थान देना चाहते थे। चलिए अगला देखते हैं आचार्य दंडी जी। तो इन्होंने, आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ जो है काव्य दर्श में, सबसे पहले आपको ध्यान नहीं करना होगा कौन से रचनाकार ने क्या कौन सी कविता लिखी, किस आचार्य ने। तो आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्य दर्श में प्रतिभा, आनंद, अवयोग यानी अभ्यास और लोक व्यवहार एवं शब्द ज्ञान को काव्य हेतुओं के रूप में मान्यता दी है। तो उनके अनुसार जो ये एक श्लोक दिया गया कि नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहुम निर्लम, तो ये जो है कि यानी नैसर्गिक प्रतिभा जो है वो निर्मल शास्त्र ज्ञान और बढ़ा चढ़ाकर अभ्यास काव्य सम्मति में कारण होते हैं। तो ये एक उनकी परिभाषा थी। और नैसर्गिक प्रतिभा से उनका अर्थ ये था कि जन्मजात प्रतिभा जो है, तो जन्मजात जो प्रतिभा है वो ईश्वर प्रदत्त करता है, ईश्वर देता है, और ये प्रतिभा न तो अर्जित की जाती है और ना ही इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रतिभा में जिसमें कमी रहती है वो निम्न कोटि की काव्य रचना करते हैं, जो इनमें अच्छी होती है वो उच्च कोटि की करते हैं। और ये जो निम्न कोटि की रचना काव्य रचना जब करते हैं तो वो भी निरंतर प्रयास करके अभ्यास से जो शब्द ज्ञान से इसको अच्छा बना सकते हैं, ऐसा उनका मानना था आचार्य दंडी जी का। चलिए अगला देखते हैं आचार्य बामन जी का क्या कहना था। तो कवित्वम बीजम प्रतिभा कवित्वश्च बीजम, यानी आचार्य बामन ने अपने जो ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, उसमें प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हैं। ये भी दंडी जी के जैसे, दंडी जी ने जैसा माना कि ईश्वर उसको देते हैं, जन्मजात होती है सबके अंदर, तो ऐसे ही इन्होंने, बामन जी ने भी का भी मत यही था कि उन्होंने कहा था कि जो लोक व्यवहार है, शब्द ज्ञान और शब्दकोश जो है, इनकी जानकारी को भी काव्य हेतुओं में हमें स्थान देना चाहिए। और एक अलग स्थान पर उन्होंने ऐसा कहा था कि वे काव्य हेतुओं में प्रतिभा को बीजित्व का बीज स्वीकार करते थे, कवित्व का बीज स्वीकार करते थे। ऐसा उन्होंने यहाँ पे जो आप सूत्र अगर इसका अध्ययन करें, इसको याद रखें क्योंकि बार बार प्रश्न इसी से आता है, या तो ग्रंथ आता है या फिर सूत्र आता है या जो भी श्लोक रहेगा। तो उन्होंने क्या किया है कि प्रतिभा को ही उन्होंने कवित्व का बीज स्वीकार किया है, ऐसा आचार्य बामन जी ने किया है। और जो जन्म जन्मांतर से संस्कार की शक्ति के रूप में कवि में विद्वान रहती है, ऐसा उनका मानना था। चाहे अभियोग, वृद्ध सेवा, अर्वेक्षण और अवधान जो है, ये सभी से ही उत्तम काव्य का निर्माण कर सकना संभव हो पाता है, ऐसा इनका कथन था। और अगला है रुद्रट का मत। तो आचार्य रुद्रट ने अपने काव्यालंकार में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु स्वीकार किया है। तो उन्होंने प्रतिभा के दो भेद माने हैं, एक तो सहजा और उत्पन्ना। तो सहजा प्रतिभा जो होती है वो जन्मजात प्रतिभा होती है, और यही जो है काव्य निर्माण का मूल हेतु हम इसे कह सकते हैं। जबकि उत्पाद्य जो होती है वो प्रतिभा लोक शास्त्र और अभ्यास से हमें, अभ्यास से व्युत्पत्ति होती है। तो ये एक
सहजा प्रतिभा को ही संस्कारित और परिष्कृत करती है, ऐसा हम कह सकते हैं। और अगला है आचार्य बमट्ट का मत। तो आचार्य बमट्ट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य हेतुओं पर विचार करते हुए लिखा है कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्यादि वेद तो ये एक पूरा एक श्लोक है, मेरा उच्चारण गलत ना हो इसलिए मैं इसको बोलती ही नहीं हूँ। तो ये एक उन्होंने श्लोक दिया है, आप आगे के शब्द याद कर ले। तो इसका अर्थ क्या हुआ, काव्य के उन्होंने इसके आधार पर मुख्य 3 हेतु माने हैं, शक्ति, लोक शास्त्र का अवेक्षण और अभ्यास। तो ऐसा उन्होंने मम्मट जी ने माना है। तो इनके श्लोक का अर्थ ये होगा कि शक्ति काव्य का बीज संस्कार है, जिसके अभाव में काव्य रचना संभव ही नहीं है, और जिसे अन्य आचार्य प्रतिभा कहते हैं उसी को मम्मट ने शक्ति कहा है, ऐसा उनका कथन था। बाकी उन्होंने एक और जो नीचे दिया है श्लोक की शक्ति कवित्व बीज रूप, तो इसके आधार पर ही हम कह सकते हैं कि उन्होंने भी काव्य का बीज जो है वो शक्ति को ही माना है। अगले हैं केशव जी, उन्होंने एक ये दिया है प्रतिभा का कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम। तो ये एक उन्होंने श्लोक दिया था। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रतिभा काव्य का कारण है और व्युत्पत्ति जो होती है वो उसे विभूषित करती है, ऐसा इनका मत था। और हेमचंद जी ने इन्होंने शब्दानुशासन में लिखा है प्रतिभाष्य हेतु प्रभात प्रतिभा नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा। तो ये उनका मानना था हेमचंद जी का। तो इसका अर्थ है कि प्रतिभा काव्य का हेतु है और नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं, ऐसा इनका मत था। तो सभी आचार्य जो है इन्होंने अपना अपना मत दिया है कि काव्य हेतु किसे कहते हैं। अगर राजशेखर जी की बात करें तो उन्होंने प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रम समवेते श्रेष्ठो इति, ये शायद कई बार प्रश्न आया है, तो ये हमने लाइव क्लास से डिस्कस भी किया था। तो वे प्रतिभा को 2 प्रकार से स्वीकार करते हैं, कार्यत्री और भावयत्री। तो कार्यत्री वो जो प्रतिभा होती है वो जन्मजात होती है और इसका संबंध कवि से है, जबकि भावयत्री जो होती है इसका संबंध सहृदय पाठक या आलोचक से होता है। तो अगला है पंडित जगन्नाथ जी अगले। तो इन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया है। तो इनका ये जो सूत्र था वो यहाँ पे दिया गया है। तो हमने ये जो सारी परिभाषाएं देखी, इसके आधार पर हमें एक निष्कर्ष निकला कि काव्य हेतु जो है वो 3 प्रमुख है। कौन से? प्रतिभा, क्योंकि सभी आचार्यों ने इसी पर प्रतिभा को महत्वपूर्ण रखा है, सबसे आगे रखा है, प्रतिभा को आवश्यक माना है। तो प्रतिभा जो है वो बिल्कुल सबसे आगे रहेगी, और फिर व्युत्पत्ति और उसके बाद अभ्यास। तो ये 3 काव्य हेतु स्वीकार किए हैं। सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष है ये। और संस्कृत काव्य शास्त्र के काव्य हेतु पर बहुत विवाद नहीं है, तो इसलिए विवाद उनके जो महत्व और प्रभाव के विषय में है। तो आचार्य ने उसको भी 3 वर्गों में बांटा है कि जो प्रथम वर्ग के आचार्य हैं वो मात्र प्रतिभा को ही काव्य हेतु मानते हैं, लेकिन जो द्वितीय वर्ग के आचार्य हैं वो प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं, और तृतीय वर्ग के आचार्य प्रतिभा को काव्य हेतुओं का सर्वप्रमुख स्थान देते हैं। तो ऐसा कहा गया है। तो अब ध्यान रख सकते हैं कि प्रथम वर्ग के जो आचार्य हैं वो मात्र प्रतिभा को ही काव्य हेतु मानते हैं, और अभ्यास और व्युत्पत्ति को प्रतिभा का संस्कार करने वालों ने तो तब तो माना है कि ये इसका संस्कार करते हैं। लेकिन प्रतिभा को जो, और इस वर्ग में जैसे थे राजशेखर थे, हेमचंद्र हैं, जगन्नाथ जी हैं, इन लोगों ने ऐसा माना है। द्वितीय वर्ग के आचार्य वो हैं जिन्होंने प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति तीनों को ही माना है, और इन तीनों का ही जो संवेद रूप है उसको ही काव्य हेतु स्वीकार किया है। और रुद्रट और मम्मट इसी वर्ग में हमें आते हैं। और तृतीय वर्ग के जो है वो आचार्य जो प्रतिभा को काव्य हेतुओं में सबसे ऊपर रखते हैं, सर्व प्रमुख स्थान देते हैं, और मानते हैं कि जो प्रतिभा के अभाव में कोई भी काव्य रचना नहीं लिखी जा सकती है। तो इसी वर्ग में दंडी जी थे जिन्होंने अपनी परिभाषा दी थी। तो ये थे हमारे जो संस्कृत के आचार्य द्वारा। तो अब हम देख लेते हैं काव्य हेतुओं का प्रकार कौन कौन से हैं काव्य हेतुओं के, जिसमें हम पहले प्रतिभा डिस्कस करेंगे, उसके बाद व्युत्पत्ति और उसके बाद अभ्यास। तो सबसे पहले प्रतिभा की बात करें तो प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना करने में
समर्थ बनाती है कि उसमें इतना जो वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे कुंतक जी, उन्होंने प्रतिभा को शक्ति माना था जो शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है। तो इसी आधार पर आप देख सकते हैं कि प्रतिभा वही है जो किसी व्यक्ति को सामर्थ्य बनाती है काव्य रचना की सृष्टि करने में। और राजशेखर जी ने प्रतिभा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शक्ति केवल काव्य हेतु। और आचार्य भट्टी के अनुसार प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। और आचार्य बामन जी ने भी अपना एक मत दिया था कि प्रतिभा जो है वो जन्म से ही संस्कार प्राप्त होता है प्रतिभा का, ये अपने आप संभव नहीं है कि हम उसकी रचना कर सके बाद में बना सके। और आचार्य अभिनव गुप्त जी ने भी इस बारे में लिखा है, उनकी परिभाषा थी कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो यानी प्रतिभा प्रज्ञा का एक रूप है जिसमें अपूर्व की सृष्टि करने की क्षमता होती है और कब इसी के बल पर काव्य सृजना में समर्थ होता है। कुछ इस तरह से सभी आचार्यों ने अपने अपने विचार दिए हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रतिभा जो है वो काव्य का मूल हेतु है। यानी जिसमें प्रतिभा ही नहीं होगी वो काव्य रचना कैसे करेगा। तो जिसमें प्रतिभा होगी वो ही उसमें ही सामर्थ्य होगी कि काव्य रचना कर सके। और ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्ति है, इसे कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। और प्रतिभा के बल पर ही कवि जो होता है वो अपूर्ण शब्दों, अपूर्ण भावों और अलंकारों इन सभी का प्रधान विधान करता है। और प्रतिभा दो प्रकार की होती है, कार्यत्री और भावित्री। हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है सभी इनकी परिभाषाएं जो थी उनके आधार पर। और कार्यत्री प्रतिभा जो वो होती है जिसके बल पर कवि कविता लिखता है, लेकिन भावित्री प्रतिभा वो होती है जिसके बल पर कोई पाठक कविता को समझता है। तो अभी समझे, क्योंकि इससे स्थापना और कथन वाले प्रश्न आए हुए थे कार्यत्री और भावित्री से, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस करवाया है। और भी जो सभी आचार्य हैं उन्होंने भी प्रतिभा के महत्व को स्वीकार किया है और उसे काव्य हेतु में महत्वपूर्ण स्थान माना है, काव्य उसके लिए महत्वपूर्ण इसे माना है। तो आगे देखते हैं व्युत्पत्ति क्या है। तो व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ होता है निपुणता, पांडित्य या विद्वत्ता। तो ज्ञान की उपलब्धि को भी हम व्युत्पत्ति कह सकते हैं। ये ज्ञानोपलब्धि शास्त्रों के अध्ययन और लोक व्यवहार के अवेक्षण से होती है। तो यानी शास्त्रों का अध्ययन करने से या जो लोक व्यवहार के अवेक्षण करने के द्वारा जो हमें प्राप्त होती है शिक्षा, वो ही व्युत्पत्ति कहलाती है। और विद्वानों का मत है कि शायद कि गहन चिंतन मनन से कवि की उक्ति में सौंदर्य का समावेश हो जाता है। कि अगर हम वो पूर्व जो लिखी हुई साहित्य रचना पढ़ता है, जैसे आजकल सभी पढ़ते हैं कि पहले जो अच्छे अच्छे रचनाकार हुए हैं उनको पढ़ते हैं, तो उसी तरह से कहा गया था कि अगर कोई पूर्व जो लिखा हुआ शास्त्र पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ता है, काव्य पढ़ता है, तो वो उससे उसकी कविता में सुधार होता है और उसकी रचना सुव्यवस्थित हो जाती है, ऐसा मानना था। रुद्र जी ने भी ऐसे कहा था कि छंद, व्याकरण, कला, पद और ये पदार्थ के उचित अनुचित का सम्यक ज्ञान ही व्युत्पत्ति कहा जाता है। और उसी तरह से आचार्य मम्मट जी ने भी व्युत्पत्ति को ही एक नया नाम दिया था, उन्होंने कहा था निपुणता। तो ये निपुणता है या व्युत्पत्ति कह ले, एक ही शब्द है, लेकिन आचार्य मम्मट ने एक नया नाम दिया था। और ये निपुणता जो होती है वो चराचर जगत के निरीक्षण करने से हमें आती है सब में, और काव्य आदि के अध्ययन से हमें प्राप्त होती है। राजशेखर जी का अगर हम मत देखें तो उन्होंने भी कहा है कि उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। और व्युत्पत्ति वैसे दो प्रकार की होती है, शास्त्रीय और लौकिक। तो शास्त्रीय व्युत्पत्ति शास्त्रों के अध्ययन से, और लौकिक व्युत्पत्ति जो होती है वो लोक के निरीक्षण से आती है। आप इतना ध्यान रखें, यही महत्वपूर्ण है व्युत्पत्ति के बारे में। और एक जो ये ध्यान रखें व्युत्पत्ति कितने प्रकार की होती है, यानी दो प्रकार की, शास्त्रीय और लौकिक। तो शास्त्रीय जो है वो व्युत्पत्ति शास्त्रों से आती है, उसके अध्ययन करने से, और लौकिक जो है वो लोक का निरीक्षण करने से आती है। तो ये सब एक डिस्कस था। और बाकी अब बात करते हैं अभ्यास की। तो किसी भी चीज़ के लिए अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। काव्य निर्माण का जो तीसरा हेतु है वो अभ्यास ही है। और भामा ने लिखा है कि शब्दार्थ के स्वरूप का ज्ञान करके सतत अभ्यास द्वारा उसकी उपासना करनी चाहिए, और साथ ही अन्य कवियों के कवित्व का अध्ययन भी करना चाहिए, जिससे अभ्यास नित्य प्रति दृढ़ हो जाए।
और इसी संबंध में आचार्य बामन जी ने अपना एक श्लोक लिखा था कि अभ्यासो ही कर्मसु और कौशलम भावयति। तो ये उन्होंने कहा था कि अभ्यास के द्वारा ही कभी कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। तो अभ्यास तो हर कार्य के लिए ही महत्वपूर्ण होता है। तो आचार्य दंडी ने भी अभ्यास को ही काव्य हेतु का एक प्रमुख बिंदु माना है। वो ये तो कहते थे कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति के अभाव में और केवल अभ्यास से ही काव्य रचना में कोई कुशल हो सकता है, ऐसा उनका मानना था कि अगर प्रतिभा ना भी हो या व्युत्पत्ति भी का अभाव हो तो भी व्यक्ति जो है वो काव्य रचना कर सकता है सिर्फ अभ्यास के द्वारा, जो कि सरस्वती की साधना से और शास्त्रों के श्रवण से कोई भी व्यक्ति, उनका कहना था कि सफल हो सकता है। तो जो कवि कीर्त चाहते हैं जिन्हें और उन्हें आलस्य को त्याग कर सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, ऐसा दंडी जी का मानना था। और निरंतर कवि कर्म का अभ्यास करते रहना अभ्यास के महत्व को दर्शाता है। और एक कहा नहीं जाता कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात तय और सिल पर परत निशान। ये अभ्यास के बारे में ही एक बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। तो अगला देख लेते हैं हिंदी के आचार्यों के काव्य हेतुओं पर विचार। तो हिंदी के जो रीतकालीन आचार्य थे पहले हम उनके विचार देखेंगे। तो भिखारी दास का कहना है कि कविता करने की शक्ति जो होती है वो जन्मजात होती है। तो ऐसे ही जो हमने संस्कृत के काव्यशास्त्र के आचार्य देखे थे वो भी उनका भी यही बात था कि कविता जो करने की शक्ति जो होती है वो जन्मजात होती है, वो उसी को ही प्रतिभा कहते थे। और रात्र कवित बनाए वे की जिन जन्म नक्षत्र में दीन विधाता। तो ये जो है इनका मानना था भिखारी दास जी का। और इसके बाद है श्रीपति जी, तो उन्होंने भी अपना जो काव्य ग्रंथ था काव्य सरोज, उसमें काव्य हेतुओं का उल्लेख भी किया है कि शक्ति निपुणता लोकमत व्युत्पत्ति और अभ्यास और अर्थ प्रतिभा तय होत है ताको ललित प्रकाश। इससे अलग हिंदी के जो आचार्य है उन्होंने भी कुछ अपने मत दिए हैं। हिंदी के ये भी थे, लेकिन आचार्य जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो उनका मत था कि कवि के लिए जिस बात की सबसे अधिक जरूरत होती है वो प्रतिभा है। और डॉक्टर नगेन जी का था कि प्रतिभा को चेतना मानते हैं और जो अनुभूति चिंतन विचार संकल्प और कल्पना आदि क्रिया संपादित करती है, ऐसा डॉक्टर नगेन जी ने कहा है। और कई विद्वान अलग भी हुए हैं। तो नगेन जी जो थे वो प्रतिभा को एक असाधारण कोटि की मेधा मानते थे। उनका कहना था कि प्रतिभा को नीरस और साधारण वातावरण अच्छे नहीं लगते, इसलिए उसको असाधारण में खुलकर वो खिलती है। जब वो असाधारण वातावरण होता है तब वो खुलकर खिलती है, उसको नीरस वातावरण पसंद नहीं होता, ऐसा नगेन जी का ही मत था। तो एक मत था वो मैंने यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन आपको याद करवा दिया। तो पाश्चात्य कविचारकों की काव्य हेतु पर क्या विचार है वो देख लेते हैं। तो अरस्तु का विचार है कि अरस्तु के अनुसार कवि की प्रतिभा जो होती है वो जन्मजात होती है। तो देखिए सभी नहीं, संस्कृत के आचार्य हो, हिंदी के आचार्य हो या फिर पाश्चात्य, तो सभी ने ही माना है कविता के लिए सभी के अंदर प्रतिभा होनी आवश्यक है। और अरस्तु ने जो माना है उसके आधार पर भी हम यही कह सकते हैं। और उसके बाद है उन्होंने कवि को भी कहते थे कि ए मैन ऑफ बोर्न टैलेंट, वो कहा करते थे। और होरेस ने कहा है कि इन्होंने प्रतिभा और अभ्यास को काव्य हेतु माना है। तो वो भी अपना इंग्लिश में ही सभी परिभाषा रहती है। और क्रोचे ने कहा है कि स्वयं प्रकाश ज्ञान और बाह्य अव्यंजना की महत्ता स्वीकार करते हुए इन्होंने काव्य हेतुओं में प्रतिभा और अभ्यास को ही महत्व दिया है। क्रोचे जी ने भी। और टी.एस. इलियट जी की बात करें तो इन्होंने महान रचना तभी जन्म लेती है जब प्रौढ़ सभ्यता, प्रौढ़ भाषा और प्रौढ़ कलाकार एक साथ जुड़े हों, ऐसा इलियट जी का मानना था। वैसे तो हमें इलियट जी जो भी पाश्चात्य विचारक है, समीक्षक है, उनको हमारे सिलेबस में दिया ही क्या है, अलग से भी डिस्कस करना है, उनके बारे में एक पूरा टॉपिक डिस्कस करना है डिटेल में, तो वो भी हम करेंगे। पर यहाँ पे बस एक जानना महत्वपूर्ण था। और इन सभी के आधार पर जो भी हमने परिभाषाएं देखी हैं, इनके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही प्रमुख काव्य हेतु हैं। और इनकी उपस्थिति में ही हम काव्य रचना कर सकते हैं, संभव हो सकते हैं, कारण काव्य रचना करने का यही हो सकते हैं। और लेकिन जो प्रतिभा है वो सबसे पहले आती है, जिसे व्युत्पत्ति और अभ्यास से हम निखार सकते हैं। एक ये महत्वपूर्ण था। बाकी
ये तीनों का जो समन्वित रूप ही काव्य हेतु है, इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार पानी को बार बार छानने से वो निर्दोष हो जाता है, तो उसी प्रकार जैसे कोई बर्तन हो उसको बार बार मांजने से वो चमक जाता है, उसी प्रकार से जो व्युत्पत्ति है और अभ्यास है वो प्रतिभा को निर्दोष और आकर्षक बनाया जा सकता है। तो ये सभी जो आचार्य थे उनका मत था। तो अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर कर दें। तो ये आज की क्लास थी काव्य हेतु से संबंधित। और अगर आपका कोई सुझाव है, विचार है, तो वो आप हमें यहाँ बता सकते हैं। प्रतिभा जी धन्यवाद। तो टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो ईमेल एड्रेस है हमारा magical@email@gmail.com। आप हमें वहाँ पर भी अपने जो भी सुझाव है वो बता सकते हैं। हैव ए गुड डे मैम, आपको भी, और सेम टू यू। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं शाम को 7 बजे। सुबह की क्लास में थोड़ा सा मुझे हेल्थ इशू रहता है, तो इसको ऑफलाइन करने की मैं सोच रही हूँ।